थर्ड इंटरनेशनल इंडो थाईलैंड चैम्पियनशिप था और इसमें हम गोल्ड मेडल हासिल लाए हैं। बच्चे को आज इसलिए बुलाए थे कि हमने कहा कि देखो तुम चिंता मत करना, तुम अपना तैयारी करो बढ़िया से, अच्छे ढंग से तैयारी करो। मेरे पास तो उतना तक की जमा पूंजी कुछ था नहीं। हम इधर उधर से थोड़ा ट्राई किए, पापा दिए और वो लोग भी चाहते थे कि हम आगे बढ़े, इसलिए वो लोग भी अपने अपने सब लोग अपने जेब से निकालें कि जाओ बेटा, तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है तो तुम कुछ कर सकती है। जब संकट आता है तो संकट के घड़ी में पूरा देश एक साथ खड़ा होना चाहिए और उस संकट से मुकाबला करें। भी वर्ल्ड कप भी आने वाला है, ओलंपिक भी होने वाला है, तो उसके लिए वो जो मेरे पास राइफ़ल है तो उससे तो नहीं होगा। तो हम यही चाह रहे हैं कि मुझे वो किट अगर मुझे मिल जाए तो उससे हम बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये गेम का नाम है एयरगन राइफल शूटिंग और ये इंडो थाईलैंड में हुआ था और ये थर्ड इंटरनेशनल इंडो थाईलैंड चैम्पियनशिप था और इसमें हम गोल्ड मेडल हासिल लाए हैं। और इससे पहले ये गोवा में हुआ था नेशनल, तो वहाँ पे मेरा मेडल था, तो इससे वहाँ मेरा चयन हुआ और मतलब कि मेरा इंटरनेशनल के लिए चयन हुआ। फिर वहाँ से लेटर आया तो देखे कि अब तो जाना ही पड़ेगा किसी तरह से ही, अब क्योंकि दोबारा ऐसा मौका मिलता नहीं है और हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। तो इसके लिए हम देखें कि मेरे पास तो उतना तक की जमा पूंजी कुछ था नहीं। हम इधर उधर से थोड़ा ट्राई किए, पापा दिए और जितने भी मेरा कोच सर लोग हैं वो लोग मुझे सहयोग किए और वो लोग भी चाहते थे कि हम आगे बढ़े, इसलिए वो लोग भी अपने अपने सब लोग अपने जेब से निकालें कि जाओ बेटा, तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है तो तुम कुछ कर सकती है। तो हम लोग चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो। तो सर लोग ने मुझे इस तरह मुझे गाइड किया और सपोर्ट किए और हम आगे आए। प्रैक्टिस कहाँ करती हैं आप? प्रैक्टिस हम जामताड़ा में करते हैं। जामताड़ा में व्यवस्था है प्रैक्टिस की? नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन मतलब कि ऐसे खुले हम ही करते हैं। इसमें खेल पदाधिकारी से परमिशन लिए हुए हैं। हम लोग के वहाँ जामताड़ा में पर्वत विहार है, पर्वत विहार में वहीं पर हम प्रैक्टिस करते थे। अपना नाम बताओ। मेरा नाम देवाश्री हमरम है। जामताड़ा जिला कुंडहित ब्लॉक गांव है कालीपत्थर टोरा ताराबाद की और हम अभी जामताड़ा में रहते हैं रेंट में और मेरा अभी कॉलेज चल रहा है जामताड़ा कॉलेज से। अभी हम बीए सेमेस्टर 2 में हैं और ऐसे ही मतलब कि थोड़ा ट्यूशन भी पढ़ाते हैं ताकि थोड़ा सा मेरा खर्चा चले इधर उधर से, और मतलब कि अभी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। थाईलैंड से लौट के आने के बाद फिर सरकार की तरफ से कोई सहयोग, आश्वासन या जानकारी, कोई लोग बात की, अधिकारी बात की, कुछ जानकारी संपर्क हुआ? मुझे लगता है कि जानकारी तो हर किसी को पहुंच ही गया है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से मुझे कुछ ऐसे मिला नहीं है या कुछ ऐसे किसी से इन्फॉर्म नहीं आया है। जैसे सर बता रहे थे कि जो किट है वो भी आपके पास नहीं, तो कैसे प्रैक्टिस करती हैं? और आगे अगर खेलना चाहते हैं तो बिना किट के कैसे प्रैक्टिस कर पाएंगे? और बहुत टफ कॉम्पिटिशन होगा। सर किट तो मेरे पास जितना किट होना चाहिए तो प्रैक्टिस करने के लिए वो तो नहीं है। जो नॉर्मल मेरे पास है एक राइफ़ल था, तो उससे हम प्रैक्टिस करते थे। उसी से हम प्रैक्टिस करते करते मतलब कि यहाँ तक आए हैं और हम चाहते हैं कि अभी वर्ल्ड कप भी आने वाला है, ओलंपिक भी होने वाला है, तो उसके लिए वो जो मेरे पास राइफ़ल है तो उससे तो नहीं होगा। तो हम यही चाह रहे हैं कि मुझे वो किट अगर मुझे मिल जाए तो उससे हम बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम मतलब कि आने वाला वर्ल्ड कप में हम मेडल भी ला पाएंगे। और मेरे पास किट रहेगा तो हम अकेले ही नहीं, बाकी और भी जितने लड़के लोग हैं, भाई लोग हैं, सब लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छा से और मेरे साथ साथ वो लोग भी मेडल लेकर आएंगे। कितने साल से आप राइफल शूटिंग कर रहे हैं? हम पिछले 2 साल से हम एनसीसी कैडेट भी हैं, तो 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उससे तो पहले स्कूल था, तो स्कूल में तो ये सब राइफल वाला चीज़ तो होता नहीं था, ऐसे ही गेम वगैरह होते रहता था। इंटरेस्ट मेरा पहले से ही था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसका भी एक गेम होता है। हमको बस पता था कि ये बस पुलिस वगैरह के पास ये सब राइफल वगैरह रहता है। तब बाद में फिर एनसीसी वगैरह ज्वाइन किया तो उसमें भी मौका मिल रहा था फायरिंग वगैरह करने के लिए, तो उससे और इंटरेस्ट जग गया। व्यक्तिगत रूप से तो मैंने कहा कि भाई इनके लिए जितना भी होगा मैं स्वयं भी उसको देख लूँगा। बाकी सरकारी स्तर पर जो होता है प्रोविज़न तो देखेंगे उसको, लेकिन उसके ऊपर हम निर्भर हो करके हम नहीं सोच रहे
कि हम बच्ची को आज इसलिए बुलाए थे कि हमने कहा कि देखो तुम चिंता मत करना, तुम अपना तैयारी करो भैया से, अच्छे ढंग से तैयारी करो, तो आगे जहाँ कहीं भी नेशनल हो या इंटरनेशनल या ओलंपिक हो तुम उसको भाग लेना, उसके लिए तुम प्रिपेयर करो अपने आप को। फिर जो भी किट्स होगी, जो भी सामग्री उसके लिए जो ज़रूरत होगी, जैसे अभी हम उसको बता रहे थे ना राइफल्स के बारे में, तो हम भी उस पर बात करेंगे, इनसे थोड़ा समझेंगे, और एक आधा और भी लोग एक्सपर्ट है कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, तो ये सब सारी चीज़ों को करके उतना तो हम कर ही देंगे। देखो भाई, कहूँगा कि जिस प्रकार से दुनिया की जो हालत है इस समय, हम सबको पता है, ईरान अमेरिका के युद्ध में पूरा दुनिया फंसा हुआ है। जहाँ से ईरान जो जहाँ डमरू मत है, जहाँ से तेल पार होता है, दोनों तरफ से ब्लॉकेज किया हुआ है। इस कारण से लगातार तेल की महंगाई बढ़ रही है। तो स्वाभाविक है, अगर थोड़ा बहुत बढ़ता है कुछ समय के लिए, तो हमें लगता है कि देश के लिए हम सबको थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ कहा है, देशवासियों से आह्वान किया है कि हम तेल कैसे कम कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल के उपयोग को। इस पर हर लोगों को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, और उसका अनुपालन भी करना चाहिए, ताकि हमारा बहुत सारे विदेशी मुद्रा लगते हैं, जो कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बेहताशा बढ़ा है। और भारत ही नहीं बल्कि आप देखेंगे कि दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं, विकसित से विकसित देश, वहाँ भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफ़ी बढ़ा हुआ है। उस तुलना में अगर देखते हैं तो भारत में बहुत कुछ सुविधा है, कम है, तो हमें देश के लिए कुछ तो, जब इस प्रकार की संकट की घड़ी आता है तो हमें सैक्रिफाइस करना चाहिए और थोड़ी सी हमें त्याग करना चाहिए। फिर जेएमएम का आरोप है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से और भी जो खाद्य उत्पाद है उसके भी रेट्स बढ़ रहे हैं, एलपीजी कमर्शियल गैस की भी रेट्स बढ़ रहे हैं, इससे आम आदमी। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री ने सबका उत्तर उन्होंने देशवासियों को सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि भाई आप क्या कहते हैं, नेचुरल खेती पर थोड़ा सा बढ़िए, और खाद का उपयोग कम से कम खाद का उपयोग करें, रासायनिक खाद का। तो हमें इस पर, और ये पहली दफ़ा नहीं, अगर आप देखेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही पहले से प्राकृतिक खेती पर जोर दे रहे हैं, ताकि हमारे ऊपर ये जो दबाव है, हमें विदेश से आयात करना पड़ता है, उसमें से कमी आए। और इसलिए देश में भी कई एक स्टार्टअप खुल रहे हैं, नए नए लोग रिसर्च कर रहे हैं, नए नए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम अगर उस पर विचार करेंगे, उस पर जब ध्यान देंगे, तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा, देश तभी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जितनी भी प्रकार की जो संकट है, आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई 1 महीना 1 साल तक सोना नहीं परचेज करें। तो मुझे नहीं लगता है कोई उन्होंने गलत कहा है, क्योंकि देशवासियों से आह्वान किया, मांगा नहीं सोना है। ऐसे भी समय आया है कि केंद्र की सरकार ने, तो लोगों ने अपने घर का जेवर जायदाद भी लोगों ने सरकार को सौंपा। लेकिन प्रधानमंत्री ने वो नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई आप 1 साल तक परचेज मत करें, तो बाकी काम चल जाएंगे। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने बिना नुकसान हुए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, देश कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है, उसका उन्होंने हर विषय को लेकर के उन्होंने सुझाव दिया। काम के बारे में भी कहा कि होमवर्क उन्होंने कहा,
तो कहने का अर्थ है कि सब बताए। मीटिंग के बारे में भी कहा है कि बहुत सारे मीटिंगें ऐसी होती है कि हम वर्चुअल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। कोरोना काल में पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया ने किया है। तो जब संकट आता है तो संकट के घड़ी में पूरा देश एक साथ खड़ा होना चाहिए और उस संकट से मुकाबला करना चाहिए। उस समय कम से कम राजनीति नहीं करना चाहिए। पूरी दुनिया जान रहा है भाई मोदी जी उसमें कहाँ जिम्मेवार है। ईरान और अमेरिका की युद्ध से मोदी जी को क्या है कि मोदी जी ने लड़वा रहे हैं, तो उनको क्या। तो ये जो संकट है हर देशवासियों को इसको हमें समझना, और ख़ास करके जो पॉलिटिकल पार्टी के हमारे जो नेता है अपोजिशन, उन सारे लोगों को समझ में आनी चाहिए। अगर हम अपने को कहते हैं हम देशभक्त हैं, तो देश के लिए तो हमें कुछ करना चाहिए। अगर 1947 के पहले पूर्व जन्मे होते तो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते। अब देश में संकट है, उस संकट से देश को आगे ले जाने के लिए हमें कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। उस समय तो आज़ादी के लिए लोगों ने अपने आप को बलिदान दिया, फांसी पर लोग चढ़ गए। ऐसे हजारों लोग, लाखों लोगों का घर द्वार उजाड़ गया होगा उन गुलामी के कालखंड में देश को आज़ाद करने के। आज तो देश आज़ाद है भाई, हमें इस देश को आगे ले जाना है। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो त्याग करना चाहिए, सैक्रिफाइस करना चाहिए, और उसके लिए एकजुट हमें खड़ा होना चाहिए। जैसे कोरोना काल में पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ, डट कर उसका मुकाबला किया, हमने उसका विजय प्राप्त किया। तो हमें लगता है कि बिना राजनीति किए और इसमें जितने उन लोगों को साथ देंगे। सर राज्यसभा की तैयारी है, मतलब लड़ेंगे सर, नोटिफिकेशन आने वाला है। हाँ लड़ेंगे भाई, कौन बोलता है नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। सर सरयू राय जी सुझाव दिए हैं आपकी पार्टी के अलाय पार्टनर है कि कोई स्थानीय को जेएमएम बीजेपी स्थानीय को ही मैदान में लाए, कैसे देखते हैं उनके सुझाव? देखिए हमारी पार्टी राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी, तो राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करती है, और इसलिए हम उस पर उससे अधिक तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी हैं तो हमें पूरा देश हम देखते हैं। हम सभी प्रकार की चीज़ों के बारे में हम विचार करते हैं, चिंता करते हैं। ठीक है। गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि भारत अब नक्सल मुक्त बढ़ चुका है, नक्सल मुक्त हो गया। तो आप लोगों को कैसा महसूस होता है? आप पत्रकारिता कब से कर रहे होंगे? 10 साल पहले की स्थिति याद करो, आज याद करो, तो आपको अंतर दिखेगी। तो इसीलिए देश के प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री ने जो कहा था कि हम 2026 के मार्च तक हम देश को नक्सल मुक्त करेंगे, मैं समझता हूँ कभी थोड़ी सी जगहों में बचे हुए, वो भी गिने चुने लोग बचे हुए। तो कुल मिलाकर के आज पूरा देश में हम कह सकते हैं नक्सल मुक्त करीब करीब हो गया। ये बड़ी बात है, क्योंकि देश के गृह मंत्री ने जो कहा था और उसको करके उन्होंने दिखाया।